हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हिंदी व्याकरण क्लास 9th से लेकर के तो 12th वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। याद रखिएगा, क्लास 12th तक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन को लास्ट तक देखेंगे और आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, आप देख सकते हैं। और सभी जो क्वेश्चन हैं आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपकी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड रहेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें CBSE वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और MP बोर्ड वाले विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं वे भी अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव बताइए। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि रस किसे कहते हैं। तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, जैसे एक तो होता है अनुभाव, इसके बाद में दूसरा होता है विभाव, थर्ड होता है संचारी भाव, संचारी भाव के बाद में एक और होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, इस प्रकार से रस के 4 अंग होते हैं। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है करुण रस का स्थायी भाव बताइए। तो जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ठीक है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो ये शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य के कितने भेद होते हैं। देखिएगा, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको सर्वप्रथम तो ये समझना है काव्य किसे कहते हैं। तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य के भेद पूछे गए हैं तो आपको बताना है 2 भेद होते हैं। काव्य के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला तो है आपका दृश्य काव्य, दृश्य काव्य, और उसके बाद में दूसरा जो काव्य का भेद है उसको आप याद रखेंगे। जो दूसरा काव्य का भेद है वो है श्रव्य काव्य। ठीक है, दूसरा जो काव्य का भेद आपका है उसमें आपको श्रव्य काव्य बता देना है। श्रव्य काव्य। अगर आपसे पूछा गया कि शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं तो भी आप बताएंगे कि शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला है उसमें प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और उसके बाद में दूसरा रहेगा मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। ये शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं। और नॉर्मल याद रखना, काव्य के 2 भेद इसमें भी होते हैं, दृश्य और श्रव्य। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है। जो महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या कितनी होती है। सर्ग का मतलब क्या होता है? तो एक प्रकार से याद रखना, सर्ग का मतलब होता है अध्याय। ठीक है, तो महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 होती है, ऐसे आपको याद रखना है। या फिर इस प्रकार से याद रखना, 7 से अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या दी गई है 1, 2, 6 या 8, तो याद रखना इसमें अधिकता जो सूचक है अधिकता का वो 8 है, मतलब कि 8 है, 7 से ज़्यादा होती है, ये आपको मूल रूप से याद रखना है। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो याद रखना, महाकाव्य में किसी भी व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण होता है, मतलब कि संपूर्ण चित्रण होता है, संपूर्ण जीवन का चित्रण इसमें किया जाता है। ठीक है, और इसमें सर्गों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रश्मिरथी की रचना किसने की। रश्मिरथी ये एक खंड काव्य है। आपको एक बात याद रखनी है, रश्मिरथी क्या है? खंड काव्य है। रश्मिरथी की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, वेदव्यास जी, तुलसीदास जी या अज्ञेय जी। तो वेदव्यास जी ने किसकी रचना की? तो वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की, महाभारत। तुलसीदास जी ने किसकी रचना की? रामचरितमानस ने, रामचरितमानस की रचना की, ऐसे याद रखना, रामचरितमानस। अब यहाँ पर
रश्मि रथी की रचना किसने की, इसमें आपको याद रखना है रश्मि रथी की रचना की रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, रामचरितमानस के रचनाकार का नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था रामचरितमानस के रचनाकार का नाम है तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और इसमें प्रमुख पात्र कौन है, तो भगवान राम इसमें प्रमुख पात्र हैं जो विभिन्न प्रकार से सभी को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, मतलब सीख देते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड तुलसीदास जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल की समय अवधि क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो आदिकाल का मतलब होता है, सबसे पहले तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ। तो हिंदी का जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल कहा गया है। तो यहाँ पर आदिकाल की समय अवधि पूछी है, तो ऑप्शन देखिएगा, संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 या संवत 1900 से अब तक। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, आदिकाल की जो समय अवधि है वो है 1050 से लेकर के तो 1375। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे आप, वीर गाथा काल इस नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल के जो कवि है वो चारण भाट हुआ करते थे, तो इसको चारण भाट काल के नाम से भी जाना जाता है, चारण भाट काल। ठीक है, अपभ्रंश काल के नाम से भी इसे जाना जाता है, अपभ्रंश काल। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। तो आदिकाल की समय अवधि क्या है, तो उत्तर में संवत 1050 से 1375 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रवरदाय की रचना का नाम लिखिए। अब जो आदिकाल अभी हमने देखा था, आदिकाल के प्रमुख कवि हैं ये चंद्रवरदाय जी। चंद्रवरदाय ने किसकी रचना की थी, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो चंद्रवरदाय ने की। ये एक महाकाव्य है। ठीक है, क्या है महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है जिसकी रचना चंद्रवरदाय ने की। और चंद्रवरदाय आदिकाल के कवि है। और आदिकाल की समय अवधि अगर संवत में पूछी जाए तो याद रखना संवत 1050 से तो संवत 1375 तक, संवत 1375 तक। और किस अच्छे से आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए। देखिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसकी रचना है। सुदामा चरित मतलब कि सुदामा जी का चरित्र एक प्रकार से उसमें बखान किया गया है। तो ऑप्शन है नरोत्तम दास, रामधारी सिंह दिनकर या तुलसीदास जी। तो तुलसीदास ने रचना की रामचरितमानस की, रामचरितमानस। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर तो रश्मि रथी, याद रखना रश्मि रथी। अब इसमें उत्तर में नरोत्तम दास करेंगे क्योंकि सुदामा चरित की रचना नरोत्तम दास जी ने की थी। ठीक है, वो पानी बरात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए, वो तो ये सुदामा चरित में ही कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, नरोत्तम दास। और ये जो सुदामा चरित है ये क्या है, तो आपको एक बात याद रखनी है, ये आपका खंड काव्य है। सुदामा चरित क्या है, तो खंड काव्य, खंड काव्य। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, नरोत्तम दास। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा वर्ण ले यति गति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना क्या कहलाती है। देखिएगा मात्रा की भी, इसमें मात्रा का भी ध्यान रखा जाता है, वर्णों की गणना पर आधारित भी होता है ये, ले का भी उसमें ध्यान रखा जाता है, यति मतलब कि एक प्रकार से ठहराव या रुकना, ठहरना या रुकना। और गति, गति का मतलब इस एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रवाह। ठीक है, और तुक जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है नमन और यहाँ पर लिखा है दूसरी लाइन में अमन अंतिम शब्दों में, तो ये तुक कहलाएगी। इस प्रकार से वर्ण जो होते हैं वो तुकांत होते हैं। तो मात्रा वर्ण ले यति गति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना कहलाती है। तो आपको याद रखना है वो छंद कहलाती है। ठीक है, छंद कहलाती है। और छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, दूसरा होता है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद होता है, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, मात्रिक छंद, एक और होता है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। इस प्रकार से, और मुख्यतः वर्णिक और मात्रिक, ठीक है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, तो जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं वो वर्णिक छंद होंगे, और मात्रा की गणना पर आधारित होंगे तो मात्रिक छंद होंगे।
तो इस प्रकार से आपको सारे कंप्लीट कर लेने हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अभी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, अर्धवार्षिक परीक्षा का सारा सिलेबस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें 9th से लेकर के तो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल जो है हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।